नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बलिया और सीतापुर में मिले नरकंकाल से सनसनी फैल गई। सीतापुर में 10 दिन से लापता लड़के का कंकाल मिला है, वहीं बलिया में करीब 1 महीने पहले गायब हुए शख्स का नरकंकाल मिला। देखिए ये रिपोर्ट। सीतापुर में एक खेत में नरकंकाल पड़े होने की जानकारी जब लोगों को लगी, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। गांव के उस खेत में पहुंच गए जहां नरकंकाल पड़ा था। कपड़ों और जूते से कंकाल की पहचान अभिषेक के रूप में हुई, जो करीब 10 दिन से लापता था। जिनसे लापता युवक का आज नरकंकाल गन्ने के खेत से बरामद हुआ है। युवक के जूते और उसके कपड़ों से उसकी पहचान अभिषेक के रूप में हुई है। युवक के परिजनों ने गांव के ही एक युवती के परिजनों पर बेटे की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। परिवार वालों ने गांव के ही रहने वाली एक लड़की के परिजनों पर अभिषेक की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक लड़की के परिवार वालों ने अभिषेक के खिलाफ थाने पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया जाता है कि अभिषेक उसी के बाद से लापता चल रहा था। परिवार वालों ने अभिषेक की काफी जगह तलाश की थी, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका। बताते हैं कि युवती के परिजनों ने युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। उसी दिन से युवक लगातार लापता चल रहा था। परिजनों का आरोप है कि युवती के परिजनों ने युवक को टेलीफोन कर उसे अपने घर बुलाया था। परिवार वालों का यह भी आरोप है कि युवती से घर जाते समय युवक ने अपनी भाभी को मैसेज देकर एक मैसेज किया था, जिसमें उसने अपनी हत्या किए जाने की आशंका जाहिर की थी। जानकारी के मुताबिक गायब होने से पहले अभिषेक ने अपनी भाभी को मैसेज किया था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर जा रहा है और अगर उसे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार उसकी गर्लफ्रेंड और उसके परिवार वाले होंगे। परिजनों के मुताबिक दोनों के बीच काफी नजदीकियां थी। परिवार वाले लड़की पर लगातार अभिषेक से दूर रहने का दबाव बना रहे थे। यहां तक कि लड़की की घर वालों ने शादी भी तय कर दी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। यहाँ तक का अभिषेक ने यह भी आशंका जाहिर की थी कि अगर उसकी हत्या हो जाती है या उसके साथ कोई अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदार युवती सहित उसके परिजन होंगे। फिलहाल अब पुलिस परिवार वालों के आरोपों को लेकर पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। सीतापुर ही नहीं बल्कि बलिया जिले में भी नरकंकाल मिला है। मामला खरीद दरौली घाट का है, जहां नदी के किनारे एक लड़के का कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। इसके बाद परिजनों ने उसकी पहचान कपड़े से की। करीब 1 महीने पहले लड़के का अपहरण हुआ था। इसके बाद पुलिस अब तक युवक का पता नहीं लगा पाई थी। इसके बाद परिजनों ने थाने पर हंगामा भी किया था। अब लड़के का कंकाल मिलने पर पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि 30 जून को मेरा बेटा ब्रजेश राय के साथ काम करने के लिए कहीं गया था और उससे संपर्क न होने के कारण 7 जुलाई को हमने इसकी गुमशुदगी लिखाई थी, लेकिन उसके पश्चात लगातार संपर्क करने का प्रयास किया। संपर्क न होने के कारण 27 जुलाई को इस प्रकरण में 365 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। परिजनों की मांग है कि तत्काल कार्रवाई की जाए इसमें। तो इस क्रम में साक्ष्य के अनुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी तथा जो स्कल मिले हैं उसके कंकाल मिले हैं उसकी फोरेंसिक जांच के लिए भेजी जाएगी। दरौली निवासी 30 साल का नवीन कुमार बीते 30 जून से लापता चल रहा है। पुलिस की कार्रवाई से नाराज परिजनों ने थाने पहुंचकर न सिर्फ घंटों हंगामा किया, बल्कि लापरवाह थाना प्रभारी को उन्हीं के थाने में घेर लिया था। इस दौरान कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची थी। ग्रामीणों के सामने आज जोर खड़े दिखाई दिए, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस अब इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की बात कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। नोएडा में पुरानी बनी सोसाइटीज की हालत जर्जर हो रही है। इन सोसाइटीज में लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन नोएडा प्राधिकरण इन सोसाइटीज की जर्जर इमारत की मरम्मत को तैयार नहीं है। ताजा मामला नोएडा के श्रमिक कुंज का है, आपको दिखाते हैं इसी पर यह रिपोर्ट।
ये नोएडा सेक्टर 66 की श्रमिक कुंज सोसाइटी है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग अब भयभीत नजर आ रहे हैं। माथे पर शिकन पड़ ही जा सकती है। यहाँ सोसाइटी के दूसरे फ्लोर पर बने छत का छज्जा अचानक गिर गया। शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात की ये घटना है। बालकनी में बिखरा ये मलबा गवाही दे रहा है कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। वो तो गनीमत रही कि छज्जा गिरने के वक्त कोई बालकनी में नहीं था, नहीं तो हादसा बड़ा हो सकता था। हादसे के बाद सोसाइटी में हड़कंप मच गया। लोग जान बचाते हुए घर छोड़कर भागने लगे। छज्जे का ज्यादातर मलबा बालकनी में ही गिरा है और कुछ मलबा नीचे गली तक भी पहुंच गया। श्रमिक कुंज में बनी इन इमारतों की बुनियाद अब हिलने लगी है। फ्लैटों की हालात खस्ता होती जा रही है। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि लोग डर के साए में जी रहे हैं। हर वक्त किसी अनहोनी का डर मन में बना रहता है। लेकिन नोएडा प्राधिकरण इन जर्जर सोसाइटी की मरम्मत करने के बजाय आंखें मूंदे हुए है। यहाँ पर सोसाइटीज की हालत देखिए कितनी ज्यादा खराब है। और यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर ये छज्जा जो है वो गिरा है और ये दूसरी मंजिल की जो बालकनी है वो पूरी तरीके से गिर गई। और ये जो रोड आप देख रहे हैं यहाँ पर गिरी हुई थी। आपस में सारे फ्लैट्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। यहाँ पर जो लोग बहुत ज्यादा परेशान है। नोएडा अथॉरिटी मरम्मत करने के बजाय आंखें बंद की हुई है। सीधा लोगों से जानेंगे कि इन 20 सालों में कितनी बार कंप्लेंट्स हुई हैं, कितनी बार सुना गया है और अभी क्या स्थिति है। आप यहाँ कब से रह रहे हैं और जो हुआ उसके बाद क्या एक्शन लिया गया, कितनी मुश्किलें आप लोगों को हो रही है? मैम अभी तक पहली बात तो कोई एक्शन यहाँ लिया नहीं गया अभी तक। सिर्फ काम के नाम पे यहाँ पे नीपा पोती होती है और कुछ नहीं होता। और रही कंप्लेन की बात, कंप्लेन को हम हर बार करते ही रहते हैं, सुनवाई कुछ नहीं होती। चाहे साफ सफाई हो, बिजली के पैनल हो, पानी यहाँ पे 2.5-3 फुट बढ़ जाता है। घरों के अंदर पानी घुस गया था और बिजली के सारे तार नंगे हैं। एक बार यहाँ कुत्ता भी मर चुका है। वो तो अच्छा वो कुत्ता था, इंसान का बच्चा नहीं था। और ये अधिकारी से कान वन सब करके बंद करके बैठे। अगर इनका बच्चा मरेगा तभी ये देखेंगे, या यहाँ कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो ये 5 लाख 10 लाख का मुआवजा दे देंगे। अरे उसी पैसे को इन छतों पे लगा दो, हमें मुआवजा क्यों दे रहे हो? अच्छा, ये जो बालकनी गिरी है कब गिरी और ये कब हुआ? किसी को चोट लगी, क्या हुआ था एग्जैक्टली? एक्चुअली ये रात में 2 बजे ये गिरा है। जिस दिन बारिश हो रही थी 31 तारीख रात में, एक रात का समय था, इसलिए यहाँ पर कोई हादसा नहीं हुआ। बहुत मुश्किल से मतलब कि ये हादसा होते होते बच गया है। यदि दिन में यही कांड होता तो पता नहीं कितने बच्चे या नौजवान या औरतें जो हमारे इंसान है वो मरे हुए होते। श्रमिक कुंज में रहने वाले लोग बताते हैं कि सोसाइटी आज से 21 साल पहले साल 2003 की बनी हुई है। नोएडा प्राधिकरण ने ही इसका निर्माण कराया था। ड्रॉ के जरिए फ्लैटों का आवंटन हुआ था। इसके बाद लोगों ने यहाँ रहना शुरू किया, लेकिन 10 साल के बाद ही इसकी इमारत कमजोर होने लग गई। जहाँ पर जिस छज्जे की बात हो रही है वहाँ से अभी भी लगातार जो है वो थोड़ा थोड़ा जो मलबा है वो गिर रहा है। तो लोगों की जो जान है वो खतरे में है। और देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं और पेरेंट्स साफ तौर पर बता रहे हैं कि उनको बाहर भी नहीं निकलने देते। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली में कि 2015 से रहते हुए यहाँ पे छोटे मोटे हादसे बहुत बार हुए हैं, लेकिन पहली बार जो इतना बड़ा हादसा जो हमारे सामने ही हुआ और हमारे बिल्डिंग में हुआ। और कंप्लेंट इसकी बहुत बार की जा चुकी है और लिपापोती ही हर बार यही होता है कि यहाँ खाना पूर्ति की जाती है और अथॉरिटी की तरफ से पैसे भी, जो भी बजट इश्यू होता है उस बजट का यहाँ पे कोई सदुपयोग होता नहीं। अच्छा, कोई मेंटेनेंस अब तक हुई है? क्योंकि 20 साल बहुत लंबा समय होता है। कोई मेंटेनेंस की गई है? मेंटेनेंस के लिए तो यहाँ पर 2-3 बार आ चुका है, टेंडर आ चुका है। अभी फिलहाल ही में पिछले महीने में ट्रायल का आया था, तो ठेकेदार जो है लिपापोती कर गया। कहीं पर 4 ईंट लगा गया, कहीं पर 6 ईंट लगा गया। हमने उससे कहा भी लड़के से कि ठेकेदार का नंबर दे, तो उसने हमें ठेकेदार का नंबर भी नहीं दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक 1 साल पहले ही बड़ी मशक्कत के बाद प्राधिकरण ने श्रमिक कुंज के कुछ फ्लैटों की मरम्मत कराई थी, लेकिन यहाँ फ्लैट के साथ साथ बाउंड्री वॉल काफी कमजोर हो चुकी है। बारिश के दौरान यहाँ जलभराव की समस्या भी आम हो जाती है। ऐसे में लगातार शिकायत के बाद भी प्राधिकरण सोसाइटी की अनदेखी कर रहा है। लोगों को इस बात का डर है कि अगर ज्यादा बारिश हुई तो आने वाले दिनों में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। वहीं प्राधिकरण का कहना है कि ये सोसाइटी वहां रहने वाले लोगों को सौंप चुकी थी, इसीलिए मरम्मत की जिम्मेदारी अब सोसाइटी के लोगों की है। जाहिर है प्राधिकरण अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के लिए संकट आ गया है। कितनी बुरी हालत है यहाँ की और लोग जो हैं वो मजबूर हैं ऐसी हालत में रहने के लिए। छोटे छोटे बच्चों को अपने घर से नहीं निकलने दे रहे हैं क्योंकि उनको डर लगता है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। नोएडा जो अथॉरिटी है वो पूरी तरीके से आंखें बंद कर चुकी है। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। कैमरामैन प्रकाश के साथ फरहान, न्यूज़ 18 नोएडा।
आगरा आने वाले सैलानियों का रोमांच अब दोगुना होने जा रहा है, क्योंकि अब पर्यटन विभाग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई शुरुआत की तैयारी में है। आगरा आने वाले सैलानी अब ताजमहल समेत दूसरी इमारतों का दीदार हेलीकॉप्टर से कर सकेंगे। दुनिया के अजूबों में से एक आगरा में हर साल लाखों सैलानी पहुंचते हैं, लेकिन अब पर्यटकों का रोमांच दुगना होने वाला है, क्योंकि अब ताजमहल और दूसरी ऐतिहासिक इमारतों के दीदार के लिए सरकार बड़ी सुविधा देने जा रही है। योगी कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव पास हुआ था, जिसमें मथुरा और आगरा आने वाले सैलानी अब हेलीकॉप्टर की मदद से मंदिर दर्शन करने के साथ ही आगरा की इमारतों को देख पाएंगे। आगरा के इनर रिंग रोड के पास हेलीपैड बनकर तैयार हो गया है। यहीं से सैलानी हेलीकॉप्टर में बैठकर ताजमहल, आगरा किला, सिकंदरा, फतेहपुर सिकरी के अलावा मथुरा वृंदावन के मंदिर दर्शन कर सकेंगे। आगामी 15 से 20 दिन के अंदर आगरा में हेलीकॉप्टर की सेवा शुरू कर दी जाएगी, जिसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं। यहाँ पर हेलीपैड बनकर तैयार किया गया है। हालांकि ये आगरा के इनर रिंग रोड पर यह हेलीपैड बनाया गया है। यहाँ से ताजमहल की दूरी लगभग 8 से 9 किलोमीटर रहेगी। इसके ठीक बराबर में आगरा इनर रिंग रोड जाता है। ये रोड सीधे लखनऊ के लिए जा रहा है। तो यहाँ से जो पर्यटक हैं, यहाँ से हेलीकॉप्टर में सवार होंगे। हेलीपैड के पास ही टिकट काउंटर बनाया गया है। साथ ही पर्यटक ऑनलाइन भी टिकट की बुकिंग कर सकेंगे। हालांकि इसका किराया कितना होगा, अभी इसे जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। विगत 14 जून में एक बैठक हुई थी, उसमें माननीय पटेल मंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि इसको शीघ्र ही प्रारंभ किया जाए। तो इसके बाद राजस्व कंपनी को ये निर्देश दिए गए थे कि इसको 25 जून से वो स्टार्ट करें, लेकिन अभी उनके प्रारंभ करने में उन्हें कुछ विलम्ब हो रहा है। कुछ लॉजिस्टिक तैयारियां उन्हें करनी है, तो उनके द्वारा अभी एक पत्र दिया गया 31 जुलाई को, और कहा गया कि हम इसे 15 दिन के अंदर प्रारंभ करेंगे। आगरा के बटेश्वर में पहले से ही हेलीकॉप्टर सेवा चल रही है, जहां से सैलानी बटेश्वर का नजारा देखने के अलावा मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। इसी तर्ज पर अब आगरा में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये कारगर कदम साबित हो सकता है। हेलीपैड बनने के बाद से पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे पर भी खुशी है। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट। उधर इटावा में बीती रात एक बड़ा हादसा हुआ। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर कार और डबल डेकर बस की टक्कर हो गई। हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर है। 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। शनिवार की रात एक बस रायबरेली से दिल्ली की तरफ जा रही थी। बस में 50 से ज्यादा यात्री सवार थे। रात होने की वजह से लोग नींद की आगोश में थे, लेकिन इटावा में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे चीख पुकार मच गई। कहा जा रहा है कि एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करके बस के सामने आ गई। रात करीब 1 बजे थाना उसराहार क्षेत्र की ये घटना है। आगरा से लखनऊ की ओर जा रही कार बस वाली लेन में आ गई। बस के ड्राइवर ने कार को बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। दोनों गाड़ियां सड़क किनारे करीब 20 फुट नीचे गड्ढे में जा गिरी। कई यात्रियों को गंभीर चोट आई। एक्सप्रेसवे से गुजर रहे राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। रात का वक्त था, इसलिए राहत बचाव में भी काफी समय लगा। आनन फानन में घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कई लोग दम तोड़ चुके थे। सभी घायलों को इलाज के लिए आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। करीब 15 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। आपको दिखा रही है तस्वीरों में कि ये वो बस है जिसमें 60 यात्री सवार थे, और ये डिवाइडर से टकराने के बाद दूसरी साइड में जाके पलट गई, और ये रायबरेली से दिल्ली जा रही थी। साथ ही इसमें जो सवारियां थी, 4 लोगों की इसमें मौत हुई है, जबकि जो दूसरा वाहन था कार, उसमें 3 लोगों की मौत हुई है। रायबरेली से दिल्ली जा रही थी और पौने 1 बजे के आसपास 129 नंबर के जो एक्सप्रेसवे का जो नंबर है किलोमीटर का, उस पर जो है एक सरोड कंपनी की इंजॉय गाड़ी से उसका टक्कर हो गई। बताया जाता है कि वो गाड़ी जो है आगरा से लखनऊ की तरफ जा रही थी, और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम दृष्टया कि ड्राइवर को नींद आ गई और उस लेन से क्रॉस करते हुए और
इस गाड़ी से जो बस जा रही थी दिल्ली की तरफ उससे आगे टकरा गई और बस डिसबैलेंस होकर फिर इस एक्सप्रेस वे से नीचे चली गई। माना जा रहा है कि कार के चालक को झपकी आ गई होगी और उसकी कार डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरी तरफ आ गई। हादसा कितना भयंकर रहा होगा उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। क्रेन की मदद से उसे निकाला गया। वहीं हादसे पर मुख्यमंत्री योगी ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। इटावा से न्यूज़ 18 के लिए देवेंद्र चौहान की रिपोर्ट। इजराइल 3 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान और आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं और ऐसे में इजराइल भी पूरी तरह से तैयार है। अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो उसे 6 देशों के गठबंधन से सामना करना होगा। ईरान को गाजा बना देगा इजराइल। पीएम नेतन्याहू गाजा के बाद ईरान और हिजबुल्लाह को एक साथ निपटा देना चाहते हैं। इसके लिए नेतन्याहू को अमेरिका की सख्त जरूरत थी, जो अब पूरी हो चुकी है। अमेरिकी दौरे पर जब नेतन्याहू गए थे तो उस वक्त अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने डंके की चोट पर कहा था कि ईरान ही वो शैतानी धुरी है जो मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर आतंकी हमला करवाता है, और अब हम ईरान और उसके समर्थकों को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। नेतन्याहू के इस भाषण के बाद जहां 30 जुलाई 2024 को हिजबुल्लाह के नंबर 2 टॉप कमांडर फुआद शुक्र को बेरूत में हवाई हमले में मारा गया, तो वहीं 31 जुलाई 2024 को तेहरान में ईरान के सबसे सुरक्षित इमारत में रिमोट कंट्रोल बम से सोते हुए हमास चीफ हानिया को रात 1:45 बजे मार दिया गया। इजराइल को अच्छी तरह से पता है कि उस पर हमला होगा और इजराइल चाहता भी है कि ईरान और हिजबुल्लाह बड़ा हमला करें ताकि इन दोनों का भी वही हाल किया जाए जो गाजा में किया गया है। गाजा में 300 दिन से ज्यादा की जंग में 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि 20,000 के करीब हमास लड़ाके आईडीएफ ने मार दिए हैं। जरा देखिए इजराइल को और कौन कौन से देशों का साथ मिल रहा है। ईरान को जहां कतर, लेबनान, इराक, सीरिया, यमन, तुर्की और फिलिस्तीन का साथ मिल रहा है, तो वहीं इजराइल को अमेरिका का साथ मिल रहा है। कुछ रिपोर्ट का दावा है कि इजराइल को अरब देशों का भी साथ मिल रहा है, जिसमें सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन शामिल है। रिपोर्ट का दावा है कि इसी साल 13 अप्रैल को ईरान की ओर से इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमला हुआ था। उस वक्त ईरानी मिसाइलों को रोकने में इजराइल कामयाब रहा था, क्योंकि उसे अमेरिका के साथ जॉर्डन का भी साथ मिला था। वहीं यूएई और सऊदी ने भी सूचनाएं अमेरिका को दी थी, जिसका फायदा इजराइल को मिला। המסר שלנו לכל המזרח התיכון השבוע, אנחנו מי שתוקף אזרחי ישראל, מי שתוקף את מדינת ישראל, אנחנו מוכנים ללכת רחוק, יודעים להתאמץ מאוד, להביא מודיעין מאוד מדויק, ללכת, לפגוע, להרוג וגם לקחת סיכונים. ותקפנו בביירות ואנחנו תוקפים בעזה, ואנחנו נהיה מאוד חזקים בהגנה, ואחר כך גם נתקוף מאוד חזק. इधर इजराइल ने ऐसा वॉर प्लान बनाया है जो ईरान और हिजबुल्लाह के हमले के वक्त जबरदस्त काम कर सकता है। दावों के मुताबिक इजराइल ने बम शेल्टर तैयार करने को कहा। दावा किया जा रहा है कि जब ईरान घातक मिसाइलों से हमला करेगा और हिजबुल्लाह रॉकेट से इजरायली शहरों पर हमला करेगा, उस वक्त इजरायली शेल्टर में इन हमलों से खुद को बचाएंगे। इजरायली सरकार ने इजरायली लोगों को अपने बम शेल्टर को साफ करने और उसे तैयार करने को कहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक यरूशलेम में लोगों को निर्देश जारी किया गया है कि हमला होने की स्थिति में क्या करना है। लोगों को शेल्टर के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले पार्किंग स्थलों और बम शेल्टरों की सूची की फाइल दी गई है। इसमें कहा गया है कि लोगों को 90 सेकंड के भीतर बम शेल्टर तक पहुंचना होगा, वरना जान जा सकती है। यानी ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों से बचने के लिए इजरायली नागरिकों के पास 90 सेकंड होंगे। इधर पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त ईरानी मिसाइलों और हिजबुल्लाह के रॉकेट ब्रिगेड पर टिकी है। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से ईरान, हिजबुल्लाह, हुथी और कुछ इस्लामिक लड़ाकों के ग्रुप्स ने इजराइल पर एक साथ हमले का प्लान बना लिया है। खबर तो यहां तक है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ईरान और हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स के साथ मीटिंग की है, जिसके हिसाब से इजराइल पर इस बार निर्णायक हमला किया जाएगा। सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई ने ईरानी अखबार कहान में लेख लिखा है
कि पिछली बार ऑपरेशन में ईरान ने इजरायल के सिर्फ कुछ ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन अब इजरायल के अंदरूनी इलाकों जैसे तेल अवीव और हाइफा रणनीतिक केंद्रों पर हमला होगा। खामनेई ने यह भी लिखा है कि हानिया की हत्या में शामिल इजरायली अधिकारियों के घरों को निशाना बनाया जाएगा। इस बार का हमला बड़ा खतरनाक होगा, जिसे इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल होगा। رژیم صهیونی جنایتکار و تروریست با این اقدام زمینه مجازات سختی را برای خود فراهم ساخت و خونخواهی او را که در حریم جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید وظیفه خود می‌دانیم. אזרחי ישראל, ימים מאתגרים לפנינו. מאז התקיפה בביירות נשמעים איומים מכל עבר. אנחנו ערוכים לכל תרחיש ונעמוד מלוכדים ונחושים מול כל איום. ישראל תגבה מחיר כבד מאוד על כל תוקפנות נגדנו מכל זירה שהיא. और अगली खबर बिजनौर से, जहां दोस्त ने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने हत्या कर शव के टुकड़े किए और जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस के जरिए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और शव के अवशेष जंगल से बरामद किए। 26 जुलाई की शाम आसिफ के पास किसी का फोन आया और इसके बाद आसिफ घर वालों को बिना बताए ही घर से चला गया और फिर घर लौटा ही नहीं। आसिफ के परिजनों ने 27 जुलाई को थाने में गुमशुदा होने की तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गंगोड़ा शेख जो संदिग्ध था उसको पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, तो कड़ाई से पूछताछ करने के उपरांत उसने घटना का जुर्म इकबाल करते हुए मृतक का शव को जो है पास के गांव के पास ही गन्ने के खेत से बरामद कराया और वहीं से घटना में प्रयुक्त चाकू, एक अदद तमंचा, कारतूस तथा अभियुक्त द्वारा घटना के समय जो कपड़े पहने गए थे जिसपे खून के निशान थे, जिसके उनके द्वारा धो दिया गया था, उसे भी बरामद कराया गया। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।